हाँ जी बेटा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कर रहे थे, है ना, कि मिडल लैमिला कर लिया था, प्राइमरी वॉल के बारे में कर लिया था, और इसके अलावा सेकेंडरी वॉल के बारे में कर लिया था। क्लियर। अब मैंने ये कहा था कि सेकेंडरी के बारे में कुछ और पॉइंट्स रह गए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, जब सेकेंडरी की बात आती है तो जो केमिकल कंपोजिशन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, वो लगभग सिमिलर सी होती है, कि जैसे वहाँ पर हमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पैक्टिन देखने को मिलते हैं, वही सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, सेकेंडरी वॉल के अंदर भी देखने को मिलती है। क्लियर। लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि इस सेकेंडरी वॉल को थोड़ी सी हार्डनेस और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। कुछ अलग से मटेरियल भी रहते हैं जो कि हमें सेकेंडरी वॉल के ऊपर डिपॉजिटेड मिलते हैं, जिनमें से कि कुछ एक की जब हम बात करेंगे इनमें आता है एक तो लिग्निन। अगर हम लिग्निन की बात करें तो ये वॉल मैट्रिक्स के ऊपर क्या करता है बेटा, वाटर कंटेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको हार्ड कर देता है। लेकिन इन सब की वजह से वाटर की जो परमेबिलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। सबरिन, जो भी कोर एंडोडर्मल सेल्स वगैरह रहती हैं, उनके ऊपर एक फैटी सब्सटेंस होता है सबरिन, उसकी डिपोजिशन देखने को मिलती है और ये वॉल को क्या करती है बेटा, इम्परमिएबल बनाती है। क्यूटिन की जब हम बात करेंगे, ये भी एपिडर्मल सेल्स के ऊपर रहती है, जो कि क्यूटिन की बनी हुई रहती है, और इसके अलावा इसकी वजह से एपिडर्मिस के ऊपर एक अलग सी लेयर आ जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और अगर इसी क्यूटिकल की बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, कि जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसपीरेशन की जो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है उसको ये क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। बताया था कि कुछ घास वगैरह कुछ ऐसी रहती है जिनके जब अपन हाथ लगाते हैं तो हमें कैसी खुरदरापन महसूस होता है। क्यों बेटा, क्योंकि उनकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका प्रेजेंट होती है। ग्रास, मिनरल, वैक्सीज, टैनिन, राम, गम्स, ठीक है, ये कुछ चीजें रहती हैं जो कि हमें सेल वॉल के ऊपर देखने को मिलती है। क्लियर। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में तो हम पढ़ चुके कि जो एनिमल सेल्स रहती है इनके बीच में जंक्शंस रहते हैं जो उसको क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करेंगे, जो प्लांट सेल्स रहती हैं बेटा वो आपस में अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर विच आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, कि वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज रहते हैं जो कि दो अलग अलग सेल्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनकी वजह से दो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यू रहेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिम्प्लास्ट। क्लियर बेटा। और जो उनका नॉन लिविंग कंपोनेंट जब एक साथ इंटरसेलुलर स्पेस में आता है, दिस वन इज नोन एज द एपोप्लाज्म। एपोप्लाज्म, सिम्प्लास्ट, ये बहुत सी सिंपल चीजें होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल्स रहती हैं उसमें बहुत सी, ये देखो ये प्लाज्मोडेस्मा ट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है कि कैनाल होती है, वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये इसकी वजह से क्या किए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये तो आपको प्लाज्मोडेस्माटा दिखाई दे रहा होगा कि जो ये पहले वाला है ये कौन सा होता है, सिंपल, जो दूसरे वाला होता है वो कौन सा होता है बेटा, ब्रांच्ड। ये देखो डायग्राम क्लियर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जो आपको ये सेकंड डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखो बेटा कि माइक्रो चैनल्स होते हैं, है ना, प्लाज्मा लेमा, ये दो सेल्स उनकी क्या दिखा रखी हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रखी हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स वगैरह रहते हैं, और इसके थ्रू ये लोग क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। दिखाई दिए कि जो ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, इसके अलावा कैसे होते हैं बेटा, ब्रांच्ड भी होते हैं, है ना। इसके अलावा जब और चीज़ों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक नेटवर्क सा बन जाता है, और जो ये नेटवर्क बनता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं बेटा, डेस्मोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। डेस्मोट्यूब्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डेस्मोट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है कि ये डेस्मोट्यूब्यूल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में कुछ 8 से लेके 10 माइक्रो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन माइक्रो चैनल्स का काम
कि जो ये दोनों साइड की सेल है, इसमें से जो माइन्यूट साइज के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी रहती हैं जिनको कि हम नाम देते हैं पिट्स, कि दो एडजेसेंट सेल्स को प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा कौन अटैच करता है बेटा? पिट्स भी अटैच करते हैं। और कैसे अटैच करते हैं ये देखो। पिट्स की जब हम बात करेंगे, प्लांट सेल्स की सेकेंडरी वॉल पर हमें देखने को मिलते हैं, और इसलिए डिप्रेशन का मतलब होता है जैसे कड़ा होता है ना, इस वे में ये लोग क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। हमेशा लगभग किस में कह रहा है कि पेयर में ये लोग देखने को मिलेंगे। जिस कैविटी में रहते हैं उसको हम बोलते हैं पिट चैम्बर, और जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? पिट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सिंपल और बॉर्डर्ड दो टाइप के होते हैं। सिंपल और कैसे? बॉर्डर्ड दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कि अगर हम सिंपल पिट की बात करेंगे तो जो उनकी विड्थ रहती है बेटा वो कैसी रहती है? इक्वल। लेकिन जब हम बॉर्डर्ड, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है पिट्स का। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले तो उनका सरफेस व्यू दिखा रखा है। जो ये वाला डायग्राम है ये है सिंपल पिट, ठीक है। उसके बाद ये है आपको सरफेस व्यू ऑफ द बॉर्डर्ड पिट, कि जो बॉर्डर्ड पिट्स है उनका दिखा रखा है। पिट की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इन कड़ों की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? परमिएबल होती है। सब माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दो सेल्स के बीच में ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो मटेरियल की जो ट्रांसफर होती है बेटा उसमें ये हेल्प करते हैं। अब आ जाओ सेल कोट, जिसको कि हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर किया था। कई एनिमल और प्रोटिस्ट, एनिमल और प्रोटिस्ट, एनिमल में हमें पता है बैक्टीरिया के ऊपर भी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, प्रोटिस्टा वगैरह, और इसके अलावा हमारे जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनके ऊपर की भी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। फाइब्रस होती है। ओलिगोसैकेराइड्स, बायोमोलिक्यूल में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगे बेटा वहां पर पढ़ेंगे कि 2 से लेके 9 जब मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ती हैं उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये सेल कोट, हम जिसको बार बार ये सेल कोट, ये देखो जो ये यहाँ पर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कि जो ये सेल कोट होती है बेटा ये एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा होती है। ठीक हो जाती है, और इसके ऊपर जब कई सारी डिपोजिशन आती हैं तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है। सेल वॉल की तरह जो सेल कोट है ये भी प्रोटेक्ट करती है, एक सेल को शेप देती है, माइक्रोब और बॉडी सेल को पहचानने में हेल्प करती है। कि जब हमारी WBC इनको ख़त्म करती है तो कहीं ना कहीं ये बता देती है कि भाई मैं तो तेरी खुद की सेल हूँ, माइक्रोब कोई और है। सेल एग्रीगेशन उनकी अटैचमेंट में, टिश्यू की फॉर्मेशन में, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं जब हिस्टामाइन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप पे जो स्पेसिफिक एंटीजन्स रहते हैं हम जब उनकी बात करेंगे वहाँ भी ये सेल कोट प्रेजेंट रहती है हमारी इरिथ्रोसाइट्स की, हमारी RBC के ऊपर। क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो एक्चुअल में जो ये मेम्ब्रेन टर्म है जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम है नेगेली एंड क्रैमर। उन्होंने ये टर्म दी थी बेटा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कई जगह साइंटिस्ट के नेम मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा नाम दिया था प्लाउ ने इन 1931, और जो ये प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं इसको एक्चुअल में डिस्कवर किया था सचवान ने। नेगेली क्रैमर ने नाम दिया, प्लाउ ने उसको प्लाज्मा लेमा बोला, लेकिन इसको एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया था? सचवान ने किया था। अगर हम इस मेम्ब्रेन की बात करेंगे ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली पे होती है, और इसके अलावा सेल के ऊपर तो होती है लेकिन जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, प्लास्टिड्स, उनके ऊपर भी उनकी खुद की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा। क्लियर।
इसी तरह सेल के अंदर जो वैक्यूल्स रहते हैं हम करेंगे उनकी खुद की मेम्ब्रेन है जिसको कि हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। सॉरी, ये पेज आपको थोड़ा सा रफली मिलेगा, रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। चाहे किसी भी मेम्ब्रेन की बात कर लो जो कि एक सेल के बाहर है या सेल के अंदर। सेल के अंदर होने का मतलब बेटा कि वो सेल ऑर्गेनली के ऊपर है, हम उसको बोलेंगे बायो मेम्ब्रेन। देखो, एक लिविंग की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? बायो मेम्ब्रेन। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड का मतलब है ना पूरी तरह सॉलिड होती ना पूरी तरह लिक्विड होती है। थिकनेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एवरेज थिकनेस है वो होती है 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेलेक्टिवली परमिएबल है, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ करती है बाहर या अंदर जाने में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी जब इंजरी होती है वो थोड़े से टाइम में क्या हो जाती है बेटा? कवर अप हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी रिजोल्विंग जो पावर होती है वो काफ़ी कम होती है, हम उसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर पाते हैं किसकी मेहरबानी से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मेहरबानी से। ट्राई लैमिनर, 3 लेयर्स इसकी अपीयर होती है। क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स हमें क्या होती है बेटा? अपीयर होती है। क्लियर? अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है? देखो बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें लिपिड और प्रोटीन सबसे मेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में लिपिड और प्रोटीन की ही बनी हुई है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, कुछ वाटर वगैरह भी देखने को मिलता है। जैसे अब अलग अलग मेम्ब्रेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जब हम हमारी आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं उसमें 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होता है। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन की शीट है, उसमें सिर्फ 20% प्रोटीन है और 80% क्या होता है? लिपिड देखने को मिलता है। इसका मतलब कि लिपिड और प्रोटीन मेन होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और यही कारण है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं हम उनको नाम देते हैं फोस्फोग्लिसराइड्स या फोस्फोलिपिड्स, यानी कि जो सबसे मेन। बेटा, लिपिड्स की भी कई सारे टाइप है, तो वो वाले लिपिड्स जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं? फोस्फोग्लिसराइड्स या फोस्फोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक कार्बोहाइड्रेट चेन में होते हैं, कुछ एक अनब्रांच्ड होते हैं। क्लियर? अब जो लिपिड मॉलिक्यूल, कौन सा लिपिड सबसे कॉमनली होता है? फोस्फोग्लिसराइड। और ये होते हैं एम्फीपैथिक या एम्फिएटिक इन नेचर। ध्यान से सुनना, लिपिड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का मतलब है कि उस पे 2 हिस्से होंगे, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। सॉरी, लिपिड मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक होता है। दैट मीन्स एक तो उसका हिस्सा कैसा रहेगा बेटा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग पार्ट देखने को मिलता है। दूसरा रहता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है हाइड्रोफोबिक। हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल होती है उसकी हाइड्रोफोबिक। और बेटा दोनों हिस्से हैं पोलर और नॉन पोलर, इसलिए ऐसी चीज के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? एम्फीपैथिक। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई सारे मॉडल्स दिए गए और इन सारे मॉडल्स को कॉमनली नाम मिला था। ठीक है, कई सारे मॉडल्स दिए गए जिनको कि नाम मिला था लैमेलर मॉडल या सैंडविच मॉडल। और इनमें जो सबसे एक्सेप्टेड था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि भाई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए और जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर बेटा?